हाँ, तो हम लोग बात किया था, जो बात हुई हम लोगों में वो काहे पे थी? मृत्युकालिक कथन। मृत्युकालिक कथन कितने प्रकार का है? मृत्युकालिक कथन ये करने वाला, ये अगर जीवित बच जाए तो मृत्युकालिक कथन की एविडेंटरी वैल्यू ये क्या होगी? और फिर आपको बताएगा कि मृत्युकालिक कथन को फिर मृत्युकालिक कथन के तौर पर यह साबित नहीं किया जा सकता, क्योंकि मृत्युकालिक कथन इसका मतलब ये हुआ कि कथनकर्ता की मृत्यु हो गई। अगर मृत्युकालिक कथनकर्ता की मृत्यु नहीं हुई है तो वो मृत्युकालिक कथन कहां है? तब तो वो कथन है उस व्यक्ति का जो जीवित है, और तब तो उस दशा में इस व्यक्ति को इस कथन को साबित करने के लिए न्यायालय में स्वयं आना पड़ेगा, अन्यथा कोई रास्ता है ही नहीं। क्योंकि धारा 32 पुराने अधिनियम की है और नए अधिनियम की धारा 26 ये व्यक्ति के आए बिना कथनों को साबित करने की जो पहली जरूरत बताती है। यानी जिस व्यक्ति का कथन है वो न्यायालय में ना आए और कथन को साबित किया जा सके, इसके लिए कंडीशन प्रेसिडेंट क्या है कि कथनकर्ता मर चुका है, मिल नहीं सकता। ठीक है, यह साक्ष्य देने के लिए अन्यथा असमर्थ हुआ है, या फिर इतने विलंब के बिना जितना मामले की परिस्थितियों में न्यायालय अयुक्ति संगत समझता है, उतने विलंब के बिना उसकी उपस्थिति न्यायालय में प्राप्त नहीं की जा सकती। दीज आर द कंडीशन प्रेसिडेंट। ये परिस्थितियां नहीं है तो फिर उस व्यक्ति का कथन, जिसका कथन है, किसी और के द्वारा यह साबित हो ही नहीं सकता। तब तो धारा 60 और धारा 67 पुराना भारतीय साक्ष्य अधिनियम और वैसी धाराएं नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में भी निश्चित हैं। तब तो इस व्यक्ति को स्वयं आना ही होगा। यानी मृत्युकालिक कथन ये करने वाला, जिसे वास्तव में मृत्युकालिक कथन करने वाला तो कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये संज्ञा तो उस कथन के लिए उपयोग हो सकती है जिसका कथनकर्ता मर चुका है। जब जीवित है तो मृत्युकालिक कथन कैसे कहा जाए? लेकिन केवल सुविधा के दृष्टिकोण से अगर इसे मृत्युकालिक कथन कह भी लिया जाए, क्योंकि मृत्युकालिक कथन के तौर पर किया गया कथन है, तो अगर इसे मृत्युकालिक कथन कह भी दिया जाए तो भी आज की डेट पर यह सिर्फ कथन बन चुका है और इसे साबित करने के लिए न्यायालय में इस व्यक्ति की उपस्थिति होनी ही चाहिए। और न्यायालय में उपस्थित होकर ये जो कथन करेगा वह कथन साक्ष्य का भाग होगा। यह कथन साक्ष्य का भाग होगा भी नहीं। क्यों? क्योंकि किसी भी कथन के साक्ष्य बन जाने के लिए जरूरी है कि उस कथन को न्यायालय की अपेक्षा या न्यायालय की अनुमति, इसके अनुसार न्यायालय के समक्ष किया जाना यह आवश्यक होगा, जो कि इस पूर्व कथन के साथ, ठीक है, शामिल नहीं है। इसलिए इस कथन को साक्ष्य भी नहीं कहा जा सकता। ये जो व्यक्ति अब न्यायालय में आकर कथन करेगा, अगर वो कथन उस कथन के समतुल्य होगा तो न्यायालय में साक्ष्य के तौर पर किए गए कथन के संपोषण के लिए, कार्बोरेट करने के लिए, अभियोजन उस कथन का
जिसे मृतकालिक कथन के तौर पर किया गया था, किंतु कथनकर्ता के जीवित रहने के कारण उसे मृतकालिक कथन नहीं कहा जा सकता। उस कथन को, इस कथन के जो अब साक्ष्य के तौर पर न्यायालय में किया जा रहा है, संपोषण के लिए उपयोग किया जा सकेगा। ठीक है। और अगर साक्ष्य के तौर पर ये जो कुछ कहेगा आके न्यायालय में, वो भिन्न होगा उस कथन के जो इसने मृतकालिक कथन के तौर पर किया था, तो बचाव पक्ष इसे इसका पूर्व कथन, यानी वो कथन जो मृतकालिक कथन के तौर पर किया गया था, पढ़कर सुनाने के बाद इससे स्पष्टीकरण आहूत कर सकेगा कि भाई उस समय तो तुमने ये बताया था, आज तुम ये कह रहे हो। इस अंतर की कोई वजह यदि आप बता सकते हो तो बताओ, और इस प्रक्रिया के माध्यम से वह साक्ष्य के तौर पर इस व्यक्ति के द्वारा जो कथन किया जा रहा है उसकी असत्यता, इसको प्रदर्शित न्यायालय के समक्ष कर सकेगा। यानी अगर एक लाइन में बोले हैं तो एक लाइन में बात यह निकल कर आ रही है कि अगर मृतकालिक कथन के तौर पर कथन करने वाला जीवित रह जाता है तो उसके कथन का मृतकालिक कथन के रूप में नहीं, बल्कि पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 145 और पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 157 के अंतर्गत इस कथनकर्ता के साक्ष्य के तौर पर किए गए कथनों के खंडन के लिए और उसके समर्थन के लिए उपयोग किया जा सकेगा। यह लीगल प्रिंसिपल आज भी कायम है। बस केवल इतना आ गया कि पुराने में धारा 145 इसके अंतर्गत खंडन किया जाता था और 157 इसके अंतर्गत संपुष्टि। अब उन धाराओं के सेक्शन बदल गए हैं, बस इसके अलावा तत्व में कुछ भी नहीं बदला। कल आपसे चर्चा यह भी हुई थी कि मृतकालिक कथन इसको करने का प्रारूप क्या हो, तो आपसे कहा गया था प्रारूप कुछ भी हो सकता है। एक लाइन का मृतकालिक कथन हो सकता है, मिस्टर ए ने मेरी हत्या की है, क्योंकि जब तक मरेगा नहीं तब तक हत्या नहीं कहा जा सकता, और जब मर गया तो फिर बोल नहीं सकता। इसलिए मृतकालिक कथन तो इसी रूप में होगा कि मिस्टर ए ने हमें गोली मारी है, मेरी हत्या की, ये तो हो ही नहीं सकता मृतकालिक कथन, क्योंकि हत्या हो गई तो फिर हत्या जिसकी हुई वो बोला कैसे, तो इस रूप में तो हो ही नहीं सकता मृतकालिक कथन। केवल इसी रूप में हो सकता है कि ए ने हमें गोली मारी है और यह गोली मेरी मृत्यु का कारण है। मृत्यु के कारण पर चूंकि गोली का मारा जाना प्रकाश डालेगा, इसलिए यह मृत्युकालिक कथन की श्रेणी में आएगा। भले ये प्रश्नोत्तर के क्रम में न हो, इससे कोई लेना देना नहीं, ये किस क्रम में लिखा गया है इससे मतलब नहीं है। बस ये जिन शब्दों में कथनकर्ता के द्वारा कहा गया था उन्हीं शब्दों में लिखा जाना चाहिए। न्यायालय के समक्ष आप साक्षी के कथनों को पेश करेंगे, साक्षी के जो कथन आपने समझे हैं वे नहीं पेश किए जाएंगे, क्योंकि आपकी समझ पर कोई भरोसा नहीं हो सकता। इसीलिए सीआरपीसी में जब साक्ष्य को अभिलिखित करने के नियम वर्णित किए जाते हैं तो क्या कहा जाता है कि साक्षी जो कहेगा वही अभिलिखित किया जाएगा, आप उसकी बात को समझकर अभिलिखित नहीं करेंगे। समझना न्यायालय का काम है। और जो कचहरी में प्रैक्टिस चलती है वो प्रैक्टिस भी यही चलती है कि मृत्युकालिक कथन को अविश्वसनीय बनाना, इसके लिए जो
किया जाता है, क्योंकि मृत्युकालिक कथन अगर विश्वसनीय है तो आपको पहले भी कहा गया दोष सिद्धि अकेले मृत्युकालिक कथन पर हो जाएगी, क्योंकि मृत्युकालिक कथन करता पीड़ित है, वो स्वयं अपराधी नहीं है जो उसे विश्वास के अयोग्य माना जाए और बुद्धि के नियम के मुताबिक उसकी संपुष्टि यह आवश्यक समझी जाए। यद्यपि सह अपराधी के संबंध में भी कानून यही है, आपसे चर्चा हुई थी कि सह अपराधी का असंपुष्ट परिसाक्ष्य दोष सिद्धि करवा सकता है, लेकिन जो बुद्धि का नियम विकसित हुआ है, जो न्यायालय ने अपने निर्णयों के माध्यम से विकसित किया है, वो बुद्धि का नियम यह कहता है कि सह अपराधी के असंपुष्ट परिसाक्ष्य पर, यानी अनकार्बोरेटेड एविडेंस पर कन्विक्शन होल्ड हो सकता है, लेकिन नहीं करना चाहिए, क्योंकि सह अपराधी इतने अच्छे शील का नहीं होता कि उसकी बात पर ऐसे विश्वास कर लिया जाए जब तक कि वो कार्बोरेट ना हो जाए, जब तक वो संपुष्ट ना हो जाए। तो बुद्धि का नियम विकसित हुआ है, लेकिन ये सह अपराधी के संबंध में, ये पीड़ित के संबंध में नहीं है। और जो मृत्युकालिक कथन करता है ये अकम्प्लिश नहीं है, ये सह अपराधी नहीं है, ये पीड़ित। तो इससे अपराधी इसके परिसाक्ष्य का कार्बोरेशन किया जाना न्यायालय ने नियम के रूप में निर्धारित किया होगा। इस नियम को कम से कम ये विक्टिम की दशा में लागू नहीं किया जा सकता। मृत्युकालिक कथन करता तो पीड़ित, इसलिए अकेले मृत्युकालिक कथन पर सजा हो जाएगी, आप गिल्टी होल्ड हो जाएंगे। जरूरी यह है कि मृत्युकालिक कथन इसकी स्वतंत्रता को सुनिश्चित कर लिया जाए। और इसकी स्वतंत्रता सुनिश्चित कैसे होगी? हां, अगर यह विश्वसनीय नहीं लगता तो फिर सजा नहीं होगी। तो इसकी विश्वसनीयता को संदिग्ध ये कैसे करें? कैसे करते हैं कचहरी में? तो इसकी विश्वसनीयता को संदिग्ध करने के तरीके यही होते हैं कि मृत्युकालिक कथन करता किस बैकग्राउंड का है, क्योंकि मृत्युकालिक कथन करता बड़ी प्रांजल, बड़ी शुद्ध, बड़ी अच्छी भाषा का उपयोग करता हो, यह संभव नहीं है उस दशा में जबकि यह बताया गया है कि एक अशिक्षित महिला ने आग लगाई है, नहीं हो सकती। और जो मृत्युकालिक कथन सामने रखा है वो खड़ी भाषा में है, उसमें अंग्रेजी का प्रयोग है। इसका मतलब यह है कि कथन का अभिलेखन करने वाले व्यक्ति के द्वारा अपने शब्दों में वो लिखा गया है, जो कुछ उसने कहा वो नहीं लिखा गया। और अगर मृत्युकालिक कथन जरूरी नहीं लिखती हो, मौखिक भी हो सकता है, तो आपको कथनकर्ता के शब्द बताने होंगे। आप शब्द बताइए, उससे तय होगा। इट विल बी डिसाइडेड बाय कोर्ट, यह आपका हक नहीं है। तो मृत्युकालिक कथन की विश्वसनीयता अगर एक बार स्थापित हुई तो फिर आप दोष सिद्ध हो सकते हैं। उसका कोई प्रारूप भी नहीं है, ठीक है? वो कहीं भी हो सकता है, वो एफआईआर में हो सकता है। एफआईआर लिखा स्वयं पीड़ित ने लिखाई, स्वयं पीड़ित ने लिखाई, तो एफआईआर में वो लिखाया गई कि अमुक व्यक्ति ने हमें गोली मारी है, और बाद में वो मर गया। तो whatever he has got, ठीक है, written down in the FIR, वो क्या है? मृत्युकालिक कथन है। उसका कथन अंतर्गत धारा 161 सीआरपी से पुलिस ने रिकॉर्ड किया, क्योंकि पुलिस ऑफिसर अन्वेषण के दौरान ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का कथन रिकॉर्ड करेगा जो मामले के तथ्यों से परिचित प्रतीत होता है।
और ये मामले के तथ्यों से परिचित प्रतीत होने वाला व्यक्ति है। ये पीड़ित से अच्छा और कौन हो सकता है? ये तो पीड़ित ही है। तो इसलिए अगर 161 सीआरपीसी में अन्वेषण अधिकारी ने उसके कथन को अभिलिखित किया है, अंतर्गत धारा 161 सीआरपीसी, वो भी उसी का कथन है। उससे अगर मृत्यु का कारण यह पता लग रहा है या उस संव्यवहार की किसी परिस्थिति पर प्रकाश पड़ रहा है जिस संव्यवहार के परिणाम स्वरूप अंततः उसकी मृत्यु हो गई, तो इस कथन को, जिससे इस संव्यवहार की परिस्थिति स्पष्ट हो रही है, ये मृत्युकालिक कथन के तौर पर साक्ष्य में ग्राह्य हो जाएगी। तो मृत्युकालिक कथन, अच्छा, एक से अधिक मृत्युकालिक कथन, तो मृत्युकालिक कथन अविश्वसनीय नहीं हो गए। प्रत्येक मृत्युकालिक कथन की अपने आधार पर जांच ये की जाएगी। प्रत्येक मृत्युकालिक कथन को अपने आधार पर देखा जाएगा और उनमें से एक भी मृत्युकालिक कथन अगर विश्वसनीय पाया गया तो फिर उस आधार पर व्यक्ति को दोषसिद्ध ये किया जाएगा। एक भी मृत्युकालिक कथन, एक से अधिक मृत्युकालिक कथन होने पर अभियुक्त को कोई सहायता मिल जाएगी, कतई नहीं है ऐसा। मृत्युकालिक कथन, इसको बहुत महत्व दिया है कानून की दुनिया में, और ये नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 26 का इसमें धारा 26 ये इस नियम का अपवाद प्रस्तुत करती है कि हियरस एविडेंस का साक्ष्य ग्राह्य नहीं किया जाएगा। अनुश्रुत साक्ष्य, अनुश्रुत साक्ष्य आपसे कहा था, एक बार चर्चा हुई थी कि अनुश्रुत साक्ष्य, हियरस एविडेंस, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं, ये क्या होता है? दो प्रकार का साक्ष्य है। एक प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य, यानी जिसे चश्मदीद सामान्य भाषा में कहा जाता है, अंग्रेजी में आई विटनेस, इसके द्वारा प्रोड्यूस एविडेंस ये कहा जाता है। और दूसरा हियरस है। और जो आई विटनेस है या जो चश्मदीद साक्षी है, ये जो साक्ष्य प्रस्तुत करता है उसी को विवादित तथ्यों का साक्ष्य ये कहा जाता है। फैक्ट इन डिस्प्यूट, इसका साक्ष्य देने वाला ये कहा जाता है। और यदि ये सुसंगत तथ्यों का साक्ष्य दे रहा है तो फिर इसे स्वयं अपनी जानकारी के मुताबिक, हेतु तैयारी, आचरण आदि की जो जानकारी हो, उसे स्वयं न्यायालय के समक्ष उपस्थित होकर प्रकट करना चाहिए। तब इसे सुसंगत तथ्यों का प्रत्यक्षदर्शी साक्षी कहा जाता है। अब प्रत्यक्षदर्शी, इस संज्ञा को आप ऐसे मान लेते हैं, मानो प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य उसी को कहा जाएगा जिसे प्रत्यक्ष देखा गया है, जबकि कानून ऐसा नहीं कहता। कानून कहता है कि अगर जो तथ्य है जिसका साक्ष्य आप देने आए हो, वो तथ्य आंखों से देखे जा सकने योग्य नहीं था, लेकिन कानों से सुने जा सकने योग्य था, तो ये उस व्यक्ति का साक्ष्य जिसने इसे कानों से सुना है, उसके द्वारा दिए जाने की दशा में प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य ही कहा जाएगा। यद्यपि कानों से उसने सुना है, देखा तो है ही नहीं। तो आम जीवन में जो कहते हैं कि कानों से देखना, तो कानों से देखने जैसी चीज भी कानून में हो सकती है। ठीक है, अगर तथ्य जिसका आप साक्ष्य देने आए वो नाक से सूंघे जा सकने योग्य है,
तो नाक से जिसने उस तथ्य का अनुभव किया है अर्थात सूंघा है, उसके साक्ष्य को भी प्रत्यक्षदर्शी साक्षी का साक्ष्य कहा जाएगा। यद्यपि सूंघना और देखना आम जीवन में अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, उसका कोई मतलब नहीं, ठीक है, परस्पर। तो जो धारा 26 है ये अपवाद प्रस्तुत कर देती है इस नियम का कि साक्ष्य हमेशा प्रत्यक्षदर्शी साक्षी ही देगा, क्योंकि यहां जो कथन करता है वो तो मर चुका है, ठीक है। यहां तो तथ्य जिसका साक्ष्य दिया जा रहा है, जिसका साक्ष्य दिया जा रहा है, कथनकर्ता ने क्या कथन किया, या कथनकर्ता ने अपने कथन के माध्यम से जिस तथ्य का साक्ष्य दिया वो तथ्य क्या है, ए ने हमें गोली मारी, ये है वो तथ्य। और ए को गोली मारते स्वयं कथनकर्ता ने देखा है, वो जिसे बता रहा है उसने नहीं देखा है ए को गोली मारते, ठीक है ना। जब आप ए के मर जाने की दशा में ए का यह कथन न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हो, तो आपके द्वारा प्रस्तुत किए जाने पर यह कथन हियरस है। कैसा है, आपने सुना है इसको। कथन जिन तथ्यों को अपने में अंतर्निहित करता है उन तथ्यों को आपने नहीं देखा है। उन तथ्यों को किसने देखा था, कथनकर्ता ने, जो कि मर चुका है। आपने तो कथनकर्ता से सुना है और आप आए न्यायालय के समक्ष, तो वॉट एवर यू से दैट इज हियरस, वो आपके द्वारा सुना गया है। क्योंकि कथन अपने में कुछ तथ्यों को संगठित करता है, कथन अपने में कुछ तथ्यों को शामिल करता है, और वे तथ्य जिनको कथन अपने में शामिल करता है वे तथ्य आपने अस्तित्व में आते नहीं देखे थे। वे जिसने अस्तित्व में आते देखे थे वो तो मर गया, वो तो मर गया। आप जो कुछ न्यायालय के समक्ष कह रहे हैं ये सुना सुनाया है, और जो कुछ सुना सुनाया है वो जरूरी नहीं है वैसा ही कहा भी गया हो जैसा आपने सुना। ये बात सुनने में जरूर अजीब लगती है, लेकिन अगर दैनंदिन जीवन में आप अनुभव करोगे तो ये बात कतई अजीब नहीं लगेगी। कुछ कहा जाता है और आप कुछ करते हो और कहते हो हमने समझा। आप जो कुछ कहा जाता है उसे अपने ढंग से समझने के आदी हो, और कानून में जो क्रिमिनल लायबिलिटी है वो तो युक्तियुक्त संदेहों के परे साबित होने पर इंपोज होगी। यद्यपि जो मृत्युकालिक कथन का साक्ष्य है ये कार्यवाही की प्रकृति कैसी भी क्यों ना हो तब भी दिया जा सकता है, लेकिन फिर भी सिविल मामलों में भी आखिर शुद्धता सुनिश्चित जहां तक हो सकती है वहां तक तो की जाए। तो सुने सुनाए तथ्यों का साक्ष्य सामान्यतः वहां भी अग्राह्य यही रहेगा, लेकिन मृत्युकालिक कथन का साक्ष्य यह सुना सुनाया साक्ष्य होने पर भी, क्योंकि मृत्युकालिक कथन जिन तथ्यों को अपने में समाहित करता है, या यूं कहें कि डाइंग डिक्लेरेशन जिन तथ्यों से कॉन्स्टिट्यूट होता है, वे तथ्य उस व्यक्ति के द्वारा जिसके द्वारा उनका साक्ष्य दिया जा रहा है उसके द्वारा स्वयं अस्तित्व में आते नहीं देखे जाते हैं। ये उस व्यक्ति के द्वारा अस्तित्व में आते देखे जाते हैं
जो मर गया है, तो ये सुने सुनाए तथ्यों का साक्ष्य है, इसके बाद भी इसको ग्राह्य करते हैं। क्यों? इसलिए हमने आपसे जब मृतुकालिक कथन पर बात करना शुरू की थी तभी कहा था, इसलिए कि नियम है सबसे अच्छा साक्ष्य न्यायालय के समक्ष लाइए। जब कोई साक्ष्य है ही नहीं, जो उन तथ्यों को अस्तित्व में आते देखने वाला था वो तो चला गया, तो फिर सेकंड बेस्ट एविडेंस यही बचता है कि जो सुनता है उन तथ्यों के अस्तित्व में आने की बात को, इसके माध्यम से उन तथ्यों को साबित किया जाए, इससे बेहतर कुछ भी नहीं होता। इसलिए मृतुकालिक कथन के साक्ष्य को एडमिट किया जाता है, ठीक है ना। और उसके एडमिट होने के अन्य जस्टिफिकेशन हम लोग पहले ही चर्चा कर चुके हैं। लेकिन धारा 32 की जो अन्य स्थितियां हैं, धारा 32 में 8, धारा 32 मेरे मुंह से निकल रहा है, नए अधिनियम में धारा 26 हो जाएगा, आदतन निकलता है मुंह से। लेकिन हमने पहले भी कहा कि अकॉर्डिंगली आप सेक्शन चेंज कर लेंगे, विधिक सिद्धांत परिवर्तित नहीं होता, ठीक है। आप अपना नाम बदल लें तो आपकी जो स्वभावगत विशेषताएं हैं वो नाम के अकॉर्डिंग परिवर्तित नहीं हो जाएंगी, वे ही रहेंगी जो हैं। तो ऐसे लीगल प्रिंसिपल अगर धारा 32 में था तब भी वही था, और धारा 26 ये हो गई तो भी वही है। लीगल प्रिंसिपल नहीं बदलना। समयानुसार जिन लीगल प्रिंसिपल्स को शामिल किया जाना चाहिए उनको और शामिल कर दिया गया है, घटाया नहीं बढ़ाया है, ठीक है। तो धारा 26 की जो अन्य सेक्शन है वे मृतुकालिक कथन के अलावा अन्य तथ्यों का साक्ष्य भी अनुश्रुत होने के बाद भी, अनुश्रुत की श्रेणी का होने के बाद भी ग्राह्य करते हैं। यानी मृतुकालिक कथन का साक्ष्य है, यह अनुश्रुत श्रेणी का साक्ष्य है। फिर भी अनुश्रुत श्रेणी का मतलब यह हुआ जिसने स्वयं उन तथ्यों को अस्तित्व में आते नहीं देखा, वो आकर के इन तथ्यों का साक्ष्य न्यायालय के समक्ष देगा और न्यायालय उस साक्ष्य को ग्राह्य करेगा, इस तथ्य के बावजूद कि ये अपने कथनों के माध्यम से जिन तथ्यों के अस्तित्व में आने की बात कहता है उन तथ्यों को अस्तित्व में आते इसने स्वयं नहीं देखा, बल्कि उन तथ्यों को अस्तित्व में आते देखने की बात इसने कथनकर्ता से सुनी है। अनुश्रुत साक्ष्य ये संस्वीकृतियों और स्वीकृतियों के माध्यम से भी, ठीक है, न्यायालय के समक्ष दिया जाता है। और अनुश्रुत साक्ष्य अगर संस्वीकृति और स्वीकृति की श्रेणी का है तो भी ग्राह्य हो जाता है। आप कहते हैं मिस्टर ए ने कन्फेशन किया, मिस्टर ए कहते हैं हमने नहीं किया। मिस्टर ए कन्फेशन के माध्यम से जिन तथ्यों के, अच्छा चलो वो कहते हैं किया, ऐसे ही मान लो, ठीक है। तो मिस्टर ए कन्फेशन या एडमिशन के माध्यम से किन्हीं तथ्यों के अस्तित्व में आने की बात, यही तो कहते हैं। कन्फेशन क्या है? हमने मारा, तो हमने मारा तो हम ही ने तो जाना, हम ही ने तो देखा। भाई हमने मारा, किसने देखा? हम ही ने देखा ना। तो एडमिशन या कन्फेशन के माध्यम से जिन तथ्यों के अस्तित्व में आने की बात कही जाती है वे तथ्य अस्तित्व में आते किसने देखे थे? संस्वीकृतिकर्ता या स्वीकृतिकर्ता ने। उसने संस्वीकृति या स्वीकृति के माध्यम से उन तथ्यों के अस्तित्व में आने की बात उस व्यक्ति को बताई है
जो संस्वीकृति या स्वीकृति का साक्ष्य यह न्यायालय के समक्ष दे रहा है। तो संस्वीकृति या स्वीकृति, यह अनुश्रुत श्रेणी का साक्ष्य यही तो हुआ, लेकिन ग्राह्य ये हुआ। तीसरा, हम लोगों ने रेस जेस्टे ये देखा था, जो पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 6 और नए में 4, उसमें कहता है वे तथ्य जो अन्यथा विसंगत हैं, सुसंगत हैं, यदि वे विवादित तथ्यों या सुसंगत तथ्यों से इतने समय पूर्व या इतने समय पश्चात घटित हुए हैं कि वे एक ही संव्यवहार के भाग ये बन गए हैं। ठीक है, तो इतने समय पूर्व या इतने समय पश्चात घटित हुए, इसका मतलब विवादित तथ्य अस्तित्व में आ चुके थे या विवादित तथ्य अस्तित्व में आने वाले थे। उस समय उन तथ्यों का जन्म हो रहा था जिन्हें रेस जेस्टे कहा गया है। अब अगर विवादित तथ्य घटित हो चुके थे और आप उस स्थान पर नहीं थे जहां पर विवादित तथ्य घटित हुए, ठीक है ना, और आप वहां पर पहुंचे, तो विवादित तथ्यों को घटित होते आपने नहीं देखा, लेकिन जो विवादित तथ्यों से प्रभावित व्यक्ति है वो अपने आचरण के माध्यम से विवादित तथ्यों के अस्तित्व में आने की सूचना दे रहा था, वो गालियां बक रहा था कि नीच ए आया और हमें मारकर चला गया है, ये कह रहा है वो, और पीड़ा से तड़प रहा है। तो आचरण है, उसका नाम उच्चारित करना, ये शब्द है, ठीक है, और शब्द नो डाउट धारा 8 में अग्राह्य है, लेकिन ऐसे आचरण के साथ हैं जो उसकी सत्यता को अत्यधिक अनधिसंभाव्य बनाते हैं, तो शब्द भी ग्राह्य धारा 8 में भी, और चूंकि आपने उन्हें सुन लिया तो धारा 6 में ये रजिस्टर के तौर पर भी ग्राह्य हो जाएंगे। एक ही तथ्य कई सेक्शन में ग्राह्य हो सकता है। तो 3 नियम निकल कर आते हैं जो इस नियम का एक अपवाद प्रस्तुत कर देते हैं कि अनुश्रोत साक्ष्य ग्राह्य नहीं होता। उसमें मृत्युकालिक कथन भी है, उसमें मृत्युकालिक कथन ही नहीं बल्कि धारा 32 की जो 8 स्थितियां हैं, उन 8 स्थितियों में जो कथन किए जाते हैं वे सारे शामिल हैं। धारा 32 सबसेक्शन 2 देखें क्या कहता है। धारा 32 सबसेक्शन 2 कहता है जबकि वह कथन ऐसे व्यक्ति द्वारा, अब ऐसा व्यक्ति ये प्रोनाउन, ये सर्वनाम, ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? ऐसे व्यक्ति, ये प्रोनाउन है, सर्वनाम है, और प्रोनाउन की डेफिनेशन आप जानते हैं, द वर्ड्स विच आर यूज्ड इन द प्लेस ऑफ नाउन। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति किसके लिए? जो ऊपर लिखे, जो मर गया, जो मिल नहीं सकता, जो साक्ष्य देने के लिए अन्यथा असमर्थ हुआ, या फिर जिसकी उपस्थिति इतने विलंब के बिना न्यायालय के समक्ष प्राप्त नहीं हो सकती जितना मामले की परिस्थितियों में न्यायालय अयुक्ति संगत समझता है। ये ऐसा व्यक्ति, ऐसे व्यक्ति के माध्यम से इतने व्यक्तियों को, ठीक है, इंगित किया गया है, इतने व्यक्तियों को डिनोट किया गया है, इतने व्यक्तियों की ओर इशारा किया गया है, और यह एक प्रारूपण की विधा है, ये ड्राफ्टिंग का की आर्ट है। आर्ट, इसको भी समझ लेना चाहिए। आर्ट क्या है और साइंस क्या है, कला और विज्ञान, इसके बीच फर्क कहां है? कला उसे कहते हैं जब किसी चीज का सृजन ये हो, और उस सृजन में ह्यूमन स्किल और ह्यूमन लेबर, मानवीय कुशलता और मानवीय श्रम ये इन्वॉल्व है।
जब मानवीय कुशलता और मानवीय श्रम से कुछ सृजित किया जाता है तो इस संपूर्ण प्रक्रिया को आर्ट कहा जाता है, कला कहा जाता है। ये कविता हो, ये नाटक हो, ये उपन्यास हो, ये चित्रकारी हो, ये मूर्ति कला हो, ये कुछ भी हो, जब मानवीय कुशलता, आप तबला बजाते हो तो कुशलता उसमें चाहिए, उसमें प्रवीणता चाहिए। जब कुछ प्रोड्यूस होता है, वो ध्वनि ही क्यों ना हो, ठीक है, तो जब कुछ प्रोड्यूस होता है, शोर जनरेट होता है, शोर प्रोड्यूस नहीं होता, ठीक है। संगीत प्रोड्यूस होता है, ठीक है। जनरेशन अलग बात है, जनरेशन अनचाही भी हो सकती है और प्रोड्यूस चाहने पर ही होगा। तो जब कुछ प्रोड्यूस होता है और प्रोडक्शन मानवीय कुशलता और श्रम का परिणाम है, तो सृजन इसे कहते हैं। और विज्ञान जब विशिष्ट तरीकों से कोई ज्ञान हासिल कर लिया जाए तो उसे विज्ञान कहते हैं, ठीक है। ज्ञान प्राप्ति के लिए जब स्पेसिफिक मेथड ये इस्तेमाल हो तो अध्ययन की इस प्रक्रिया को विज्ञान कहते हैं। यानी विज्ञान खोजता है और खोजेंगे उसे जो होता है, और कला सृजन करती है, सृजन उसका होता है जो नहीं होता है। सृजन ईश्वरीय गुण है, इसलिए कलाकार पर ईश्वरीय कृपा है, यह मानते हैं। और मजेदारी तो देखिए कि आपको शुरुआत से यह समझाया गया कि साइंस साइड महत्वपूर्ण है, ठीक है, आर्ट साइड खराब है, ठीक है। जबकि अगर शब्दों पर जाएंगे तो आपको पता लगेगा, अरे जो है उसे खोजना, ये कौन कठिन बात है, जो नहीं है उसका सर्जन करना, यह महत्वपूर्ण बात है। और दुनिया में न कुछ महत्वपूर्ण है न कुछ महत्वहीन है, बात तो जरूरत की है। किस चीज की जरूरत है? जिसकी जरूरत है बस वही महत्व का है। और दोनों की जरूरत है, सृजन की जरूरत भी है और खोजे जाने की भी जरूरत है। इसलिए न साइंस महत्वहीन न आर्ट महत्वहीन, यह हमारी सोच है। और ईश्वर आपको विशेष क्षमता देकर भेजता है विभिन्न विषयों को पढ़ने की। हमें तो अब पता लगा कि हम तो साइंस पढ़ने के लिए पैदा ही नहीं हुए थे, हमें शुरुआत से साइंस नहीं पढ़नी चाहिए। लेकिन वही बात कि जिस मजबूरी के चलते ऑस्टिन को यह कहना पड़ा कि विधि शास्त्र क्या है, विद्यात्मक विधि का दर्शन, क्यों उस समय सब दर्शन ही कहते थे अच्छी अच्छी बातों को, वैसे ही हमें भी उस कालखंड में जन्म लेने के कारण, जिस कालखंड में साइंस पढ़ना विद्वता का लक्षण माना जाता था, उस काल में जन्म लेने के कारण मजबूरी में साइंस पढ़नी पड़ी, अन्यथा हम तो कभी ना पढ़ते। और अब हमें पता लगता है कि हम तो जन्मे ही आर्ट पढ़ने के लिए थे, ठीक है, हमारा जन्म ही साइंस पढ़ने के लिए नहीं हुआ। तो है क्या, कहता है ये ड्राफ्टिंग की आर्ट है। उसने बार बार रिपीटेशन को बचाया और उसने कहा कि जबकि वह कथन ऐसे व्यक्ति द्वारा, ऐसे व्यक्ति के माध्यम से उसने उस रिपीटेशन को बचाया है जो धारा 26 का सबसे फर्स्ट पैरा है, उस रिपीटेशन को उसने बचाया है। और उसने कहा कि जबकि वह कथन ऐसे व्यक्ति द्वारा कारोबार के मामूली अनुक्रम में किया गया, इन द जनरल कोर्स ऑफ बिजनेस। मामूली अनुक्रम का मतलब यह होता है कि आप
काम को जिस ढंग से करते हो उसी ढंग से कर रहे थे, कुछ स्पेशल नहीं कर रहे थे। काम जिस ढंग से आप यूजुअली करते हो वैसे ही करते हो, वैसे ही कर रहे थे। यानी कथन जो है वो ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया है जो मर गया, मिल नहीं सकता। ठीक है, यानी वो न्यायालय में स्वयं साक्ष्य देने के लिए नहीं आ सकता। कथन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि जिस कथन का साक्ष्य देने की प्रस्तावना है, जिस कथन का साक्ष्य देने का प्रपोजल है, जिस कथन का साक्ष्य में दिया जाना प्रपोज्ड है, वह ऐसे व्यक्ति का कथन है जो या तो मर गया है या मिल नहीं सकता, या साक्ष्य देने के लिए अन्यथा असमर्थ हो गया है। अन्यथा असमर्थ कब होगा? पुराने भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 118 की स्थितियां और नए भारतीय साक्ष्य अधिनियम में किसी और नंबर के सेक्शन द्वारा उन स्थितियों को शामिल किया गया है। वो अन्यथा साक्ष्य देने के लिए असमर्थ हो गया है या किन्हीं कारणों से वो इतने विलंब के बिना न्यायालय में नहीं आ सकता जितना मामले की परिस्थितियों में अयुक्ति संगत लगता है न्यायालय को, जबकि वह कथन ऐसे व्यक्ति द्वारा किया गया है। यानी डायरेक्ट एविडेंस वो नहीं दे सकता, क्योंकि कथन जिन तथ्यों को अस्तित्व में आना कहेगा उन तथ्यों को अस्तित्व में आते तो इसी व्यक्ति ने देखा है जिसे ऐसे व्यक्ति इस प्रोनाउन से संबोधित किया गया है। ठीक है, इसी ने उन तथ्यों को अस्तित्व में आते देखा है। लेकिन इसने बताया है उन तथ्यों के बारे में, और बताने का ढंग क्या है? इसने कारोबार के मामूली अनुक्रम में इन द जनरल कोर्स ऑफ बिजनेस ये जो रजिस्टर वगैरह तैयार करता था या जो अपनी कारोबारी पुस्तकें ये रखता था, जैसे बैंक में कारोबारी पुस्तकें होती हैं उनके लेजर, दुकानदार के पास उधार लिखने का रजिस्टर, वकील के पास उसकी डायरी, ठीक है, ये कारोबारी पुस्तकें। और कथन इनमें, इन कारोबारी पुस्तकों में की गई प्रविष्टि के रूप में है, की गई एंट्री के रूप में है, और वो एंट्री ऐसे व्यक्ति द्वारा तब की गई थी जब कोई विवाद ये नहीं हुआ था। तो वो भविष्यवक्ता थोड़ी था कि उसे ये पता था कि आगे विवाद होगा और उस विवाद में इस एंट्री को एक पक्ष के द्वारा साबित किया जा सकेगा, और इसलिए उसने झूठी एंट्री कर दी। ये तो संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। कहने का अर्थ ये सामान्यतः संभव नहीं है। हां, संभव भी है। हम योजना बनाकर, हम डॉक्टर हैं, हम योजना बनाकर बैठे हैं कि मिस्टर ए का जो पुत्र है इसे हम संपत्ति नहीं मिलने देंगे, ठीक है, उसे अधर्मज पुत्र साबित करके। और मिस्टर ए के स्वास्थ्य की दशा हमें मालूम है, ये बहुत दिनों तक जिंदा नहीं रहेंगे। मिस्टर ए का पुत्र, और मिस्टर ए के हम फैमिली डॉक्टर हैं, और हमने क्या किया, अपने कारोबार की पुस्तकों में मिस्टर ए के पुत्र के जन्म के समय एक प्रविष्टि की, जानबूझकर, क्योंकि हम नहीं मिलने देंगे, हमने तय कर रखा है। और उस प्रविष्टि से यह दर्शित होता है कि मिस्टर ए अपने पुत्र के धर्मज पिता नहीं हैं, बल्कि मिस्टर ए के, ठीक है, मिस्टर ए ने अपने पुत्र की माता से, ठीक है, दयावश शादी की। ये उस प्रविष्टि से दर्शित होता है। आप जानते हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट, जब तक धर्मज से व्यक्ति नहीं संबंधित है तब तक वो सक्सेशन नहीं पाएगा।
ठीक है, कोई किसी का उत्तराधिकारी केवल तब होगा जब वह उससे धर्मज इससे संबंधित है। अब हमें मालूम मिस्टर ए नहीं रहेंगे दुनिया में, मिस्टर ए नहीं रहे, अब सक्सेशन का सवाल खड़ा हुआ और हमें धारा 32, क्योंकि ये तो एविडेंस एक्ट की धारा है, दोनों प्रकार की कार्रवाइयों पर लागू होगी। ठीक है, धारा 32 अर्थात धारा 26 वर्तमान, इसके सबसेक्शन 2 का आश्रय लेकर कारोबार के सामान्य अनुक्रम में, ठीक है, अब हम मर गए, जिस समय ये साक्ष्य देने का अवसर आया उस समय न हम हैं न मिस्टर ए हैं, क्योंकि हम जो सोचते हैं वो हमेशा तो नहीं हो जाएगा, हम मिस्टर ए से पहले ही टहल गए। लेकिन कारोबार के सामान्य अनुक्रम में ये रखी है एंट्री और वो रजिस्टर पेश किया गया और मिस्टर ए के पुत्र की जो धर्मजता है इसको प्रश्नगत करने की कोशिश हुई है। अब ये एंट्री झूठ है, ये जानबूझकर लाई गई है, ठीक है, लेकिन अगर इसे साबित कर दिया गया कि जानबूझकर लाई गई तब तो ये किसी साक्षिक मूल्य की नहीं है। लेकिन अगर इसे कोई न साबित कर पाया कि ये जानबूझकर आश्रितों में लाई गई है तो इसका साक्षिक मूल्य बहुत ज्यादा है और इसका साक्षिक मूल्य कुछ हो कुछ न हो, दोनों ही दशाओं में ये सुसंगत तो कम से कम है ही, ये सुसंगत और ग्राह्य ये तो कम से कम है ही। और जेन्युइन बात भी यही है कि आप इसे कोई साक्षिक मूल्य दें, जो मन आए आपका वो साक्षिक मूल्य दें, लेकिन कम से कम इसे सुसंगत और ग्राह्य होना ही चाहिए, क्योंकि सामान्यतः ऐसी एंट्रीज विवाद के पैदा होने के पूर्व ऐसे व्यक्तियों के द्वारा जो मर गए, मिल नहीं सकते आदि आदि अपने कारोबार के सामान्य अनुक्रम में रखी जाने वाली पुस्तकों में जानबूझकर यानी शातिराना अंदाज के साथ की जाए, ये सामान्यतः संभव नहीं है, सामान्यतः ये संभव नहीं है। इसीलिए इसको सुसंगत बनाया। इस तथ्य के बावजूद कि इन एंट्रीज के माध्यम से जिन तथ्यों का साक्ष्य आएगा वे अनुश्रुत श्रेणी के होंगे, ठीक है ना, क्योंकि इन कथनों के माध्यम से जिन तथ्यों का साक्ष्य आएगा उन्हें अस्तित्व में आते हुए तो उस व्यक्ति ने देखा होगा जो मिल नहीं सकता, मर गया आदि आदि, जो लेकर आएगा उसने नहीं देखा है। लेकिन चूंकि इन कथनों के झूठ होने की गुंजाइश ये बेहद कम है, इसलिए डेफिनेटली इसका साक्ष्य सुसंगत और ग्राह्य ये होता ही है और ये होना भी चाहिए, ठीक है। कहता है जबकि वह कथन ऐसे व्यक्ति द्वारा कारोबार के मामूली अनुक्रम में किया गया था तथा विशेषतः जबकि वह उसके द्वारा कारोबार के मामूली अनुक्रम में व्यक्तिगत कर्तव्य के निर्वहन में रखी जाने वाली पुस्तकों में उसके द्वारा की गई किसी प्रविष्टि या किए गए ज्ञापन के रूप में है। यानी उसने कहा कि अगर कारोबार की पुस्तकों में प्रविष्टि या ज्ञापन के तौर पर है तब तो बहुत अच्छा, क्योंकि स्पेसिफिकली कहता है, स्पेसिफिकली अगर वो इस रूप में है, अगर इस रूप में नहीं भी है लेकिन उसने कारोबार के मामूली अनुक्रम में है, ठीक है, वो कथन किया था। कथन जरूरी नहीं कि कारोबार में रखी जाने वाली प्रत्येक पुस्तकों में, ठीक है, प्रविष्टि या ज्ञापन के तौर पर ही किया जाए, यह आवश्यक थोड़ी है। व्यक्ति बता रहा है कि हम वकील साहब को मिलने गए थे और वकील साहब ने बताया था कि देखो ये आए, इनके लड़के का मुकदमा चल रहा और इनके लड़के की डेट ऑफ बर्थ ये है, हम बताया था। अब डेट ऑफ बर्थ को लेकर ही विवाद है। नौकरी में लड़का चला गया, लड़का कहता है कि हम अभी रिटायर नहीं हुए और जो सेवा योजक है वो कहता है रिटायर हो गए, रिटायरमेंट एज आ गई है। जन्म तिथि को लेकर विवाद है, ठीक है। कोई व्यक्ति आता है और बताता है कि हम इनके वकील साहब बात करते, इनके पिताजी ने ये कहा था, साबित होता है वकील साहब ने कोई ऐसी प्रविष्टि
अपनी डायरी में कर रखी है। वकील लोगों की डायरियां बहुत बहुत दिन रखी रहती हैं, बहुत बहुत दिन। उनकी डायरी में वो कारोबार की मामूली अनुक्रम में रखी जाने वाली वृत्तिक पुस्तक, उसमें की गई एंट्री या ज्ञापन के तौर पे है। ठीक है, तो फिर इस कथन के सच होने की गुंजाइश है दोनों तरीके से। जबकि कथन ऐसे व्यक्ति के द्वारा अपने कारोबार के मामूली अनुक्रम में किया गया, ये शर्त ही इसीलिए लगाई गई, ये शर्त है कि कथन कारोबार के मामूली अनुक्रम में होना चाहिए। क्योंकि कारोबार के मामूली अनुक्रम में जब कथन किया जाता है, यानी इन द जनरल कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी जो भी आपका काम है उसे करते समय जो आप कथन करते हैं उनके सच होने की गुंजाइश बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए शर्त लगी हुई है कि कारोबार के मामूली अनुक्रम में यह कथन किया गया। और विशेषतः अगर कारोबार के मामूली अनुक्रम में रखी जाने वाली वृत्तिक पुस्तकों में की गई प्रविष्टि, की गई एंट्री या ज्ञापन के तौर पर या मेमोरेंडम के तौर पर मिल जाए, तब तो सोने पे सुहागा, बहुत अच्छा। न भी मिले तो भी ग्राह्य, क्योंकि यह कारोबार के मामूली अनुक्रम में किया गया है और विवाद के पैदा होने से पूर्व किया गया है। व्यक्ति भविष्यवक्ता नहीं है, इसलिए नॉर्मली लोग कारोबार के मामूली अनुक्रम में सच ही बोलते हैं और उस समय विवाद भी नहीं हुआ था, इसलिए इसके सच होने की गुंजाइश बहुत ज्यादा है। यद्यपि ये झूठ भी हो सकता है, इसीलिए इसे पेशबंदी के तौर पर शातिराना अंदाज के साथ किया जाए तो झूठ ये भी हो सकता है, इसीलिए सुसंगत है, निश्चायक साक्ष्य नहीं, सुसंगत है और सुसंगत होना भी चाहिए। इसके अलावा कहता अथवा उसके द्वारा धन, माल, प्रतिभूतियों या किसी भी किस्म की संपत्ति, संपत्ति बहुत प्रकार की होती है, हम लोग संपत्ति पर ही चर्चा करेंगे कल से जुरिस्प्रूडेंस में। धन ये भी संपत्ति है, माल ये भी संपत्ति है, प्रतिभूतियां ये भी संपत्ति है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ये भी संपत्ति है। ठीक है, अचल संपत्ति में अधिकार ये भी संपत्ति है। ठीक है, इसीलिए उसने लिखा कि धन, माल, प्रतिभूति या अन्य किसी भी प्रकार की संपत्ति, यानी संपत्ति के 3 प्रकार उसने वर्णित किए और उसके बाद संपत्ति के सब प्रकारों को अपने में शामिल कर लिया। उसने कहा कि या फिर अथवा उसके द्वारा धन, माल, प्रतिभूतियों या किसी भी किस्म की संपत्ति की प्राप्ति की लिखित या हस्ताक्षरित अभिस्वीकृति है। अभिस्वीकृति आप रसीद जो लिख कर देते हो, यह अभिस्वीकृति है कि हमने अमुक संपत्ति प्राप्त की है। वो अमुक संपत्ति धन हो सकती है, वो अमुक संपत्ति माल हो सकती है, वो अमुक संपत्ति सिक्योरिटीज हो सकती है या अन्य किसी प्रकार की संपत्ति हो सकती है। और जैसे ही आपने साइन बनाए अभिस्वीकृति के, वैसे क्या है, आपने कथन किया है कि हमें प्राप्त हो गई। साइन बनाना ये इस कथन के समतुल्य है कि ये चीजें हमें प्राप्त हो गई। वो व्यक्ति जिसके द्वारा अभिस्वीकृति के रूप में कथन किया गया है वो मर गया, मिल नहीं सकता। ठीक है, साक्ष्य देने के लिए अन्यथा असमर्थ हुआ है। और धन, माल, संपत्ति, प्रतिभूति इसका परिधान किया गया था या नहीं, यही प्रश्न है। तो उसके उस अभिस्वीकृति रूपी कथन को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करके यह दर्शित किया जा सकता है कि वास्तव में दायित्व उन्मोचित हो चुका था संपत्ति के परिधान का। ठीक है, अथवा वाणिज्य में उपयोग में आने वाली उसके द्वारा लिखित या हस्ताक्षरित किसी दस्तावेज के रूप में, वाणिज्य के में उपयोग में आने वाली, वाणिज्य में उपयोग में आने वाली दस्तावेजें कौन सी? चेक, हुंडी, प्रोमिसरी नोट। ठीक है, इसके रूप में। और वो व्यक्ति मर गया है, मिल नहीं सकता, वो भी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा सकती है। ठीक है, साक्ष्य के तौर पर। अथवा किसी पत्र या अन्य दस्तावेज की तारीख के रूप में है। ठीक है, यानी वो व्यक्ति जो मर गया, मिल नहीं सकता, उसने कोई लेटर लिखा था किसी डेट को और कलकत्ता से पोस्ट किया था, 25 तारीख उस पर पड़ी हुई है। ठीक है ना, 25 तारीख, तो इसका मतलब 25 तारीख को वो कलकत्ता में था। ठीक है, अब तारीख के रूप में, और तुम ये कह रहे हो कि 25 तारीख को ये शाहजहांपुर में हमें बैनामा कर रहे थे अपने खेत का। कैसे संभव है भाई?
कलकत्ता में वो एक डेट लिखकर लेटर डाल रहा है, यानी जो उसके द्वारा तारीख डाली गई है वो एक कथन के समतुल्य है कि हम कलकत्ता में हैं, इस कथन के समतुल्य है। वो मर चुका है, मिल नहीं सकता, इसलिए बता नहीं सकता। लेकिन यह भी हो सकता है कि तुमने किसी और से डलवा दी, मतलब उससे तारीख यहां डलवाई हो, किसी आदमी कलकत्ता भेज दिया हो, वहां से पोस्ट करा दिया हो, यह भी संभव है। भाई इस आदमी ने क्या किया हो, खुद लेटर लिखा हो, उसको तारीख डाली हो, तुम्हें दे दी कि तुम कलकत्ता चले जाओ, तुम्हें 2000 रुपए देंगे, वहां से पोस्ट कर देना, और यहां तुम्हें बैनामा किया, तुमसे पैसे लिए, और बाद में इसके उत्तराधिकारियों ने तुम्हें मुकदमा कर दिया कि हमारे पिताजी 2 दिन कलकत्ता में थे। ये बैनामा फर्जी है। आप ये भी कर सकते हैं, इसलिए सुसंगत है केवल, ठीक है, तारीख के रूप में किया गया कथन ये सुसंगत है, निश्चायक साक्ष्य नहीं, लेकिन सुसंगत होना भी चाहिए, ठीक है। तो तारीख के रूप में है जो कि उसके द्वारा प्रायः दिनांकित, लिखित या हस्ताक्षरित की जाती थी, प्रायः इन द जनरल कोर्स, स्पेशली नहीं है, इन द जनरल कोर्स। तो अगर इन रूपों में कथन किया गया है, यानी कारोबार की पुस्तकों में, ठीक है, वो कथन किसी प्रविष्टि या ज्ञापन के तौर पर किया गया है, धन माल प्रतिभूति या अन्य किसी भी प्रकार की संपत्ति की अभिस्वीकृत के रूप में कथन किया गया है, या किसी वाणिज्यिक दस्तावेज, वाणिज्य में उपयोग में आने वाली दस्तावेज के रूप में वो कथन किया गया है, या उस व्यक्ति द्वारा ऐसे पत्र को दिनांकित और हस्ताक्षरित किए जाने के रूप में वो कथन किया गया है जो कि उसके द्वारा प्रायः दिनांकित और हस्ताक्षरित की जाती थी, और वो व्यक्ति मर गया, मिल नहीं सकता, साक्ष्य देने के लिए अन्यथा असमर्थ है, या उसकी उपस्थिति इतने विलंब के बिना उपाप्त नहीं हो सकती, तो फिर उसके इस कथन को किसी अन्य के द्वारा भी न्यायालय में प्रस्तुत किया जा सकता है, और इस नियम के होते हुए कि अनुश्रोत श्रेणी का साक्ष्य ग्राह्य नहीं होगा, यहां पर सेकंड बेस्ट एविडेंस के रूप में इस साक्ष्य को ग्राह्य किया जाएगा। धारा 32 में 6 स्थितियां और बची, और वे छोटी छोटी स्थितियां हैं। कल धारा 32 हमें लगता है समाप्त हो जाएगी, कल हम लोग देख लेंगे।